ध्यान दीजिए, कल गुप्त एम्पायर में जो मैंने सिखाया था आपको कि समुद्रगुप्त तक सारी बातें मैंने कर ली थी। ठीक है, जैसे कि जो गुप्त एम्पायर है, समुद्रगुप्त यानी गुप्त साम्राज्य में समुद्रगुप्त एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। जैसा कि आप जानते हैं हर एक एग्जाम में, कोई वनडे हो या कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो गुप्तों के बाद गुप्त में अब देखेंगे समुद्रगुप्त के बाद आगे की घटना कैसे निर्दिष्ट होती है। ठीक है, आइए देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त को मैंने बताया था कि जिसे लिच्छवित दौहित्र भी कहते हैं और इसे भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। ठीक है, मैंने कुछ कल ये चर्चा कर चुके थे। अब फिर जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त के एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था हरिसेन, आप जानते होंगे। ठीक है, ये सब मैंने बता दिया था। अब समुद्रगुप्त के बाद अंततः देखते हैं समुद्रगुप्त की दो संतानें होती हैं। कितनी संतानें? दो संतानें होती हैं। उनमें से एक का नाम होता है रामगुप्त और एक का नाम होता है चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या नाम होता है? अर्थात समुद्रगुप्त के दो पुत्र हैं, एक का नाम रामगुप्त है, दूसरे का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय है। ठीक है, रामगुप्त का विवाह किया जाता है समुद्रगुप्त के द्वारा ध्रुव देवी से। किससे? ध्रुव देवी से। यानी रामगुप्त की पत्नी कौन थी? ध्रुव देवी। और जो ध्रुव देवी है, ध्रुव देवी इस प्रकार से चंद्रगुप्त द्वितीय की भाभी हुई और उसके पहले से चंद्रगुप्त द्वितीय ध्रुव देवी से प्रेम भी करता। आप समझ पा रहे हैं। लेकिन विवाह किसके साथ होता है? रामगुप्त के साथ। और चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह होता है नागवंश की राजकुमारी होती हैं, उनका नाम है कुबेर नागा। क्या नाम है? कुबेर नागा। इस बात को आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेकिन एक समय जब रामगुप्त राजा है, उसी के ठीक पड़ोस में शक राजवंश फैला था। और जो शक राजवंश है, शक राजवंश का राजा था, उसका नाम था रुद्र सिंह तृतीय। क्या नाम था? रुद्र सिंह थर्ड अर्थात तृतीय। इसकी नजर पड़ती है किस पर? ध्रुव देवी पर। और ध्रुव देवी देखने में अत्यंत ही क्या थी? सुंदर थी। और भी बहुत कुछ जो भी समझ जाएंगे। तो इस प्रकार से रुद्र सिंह तृतीय ध्रुव देवी की प्राप्ति के लिए कुमारगुप्त पर अटैक कर देता है। आप जानते हैं कि कोई भी साम्राज्य तब तक वह स्टेब्लिश नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर, राजा के अंदर पावर नहीं होगी, अर्थात वो पावरफुल नहीं होगा। यदि वह अपनी सौम्यता के साथ अगर जीना चाहता है तो राजा बनने लायक नहीं होता है, आप जानते हैं। तो ये ध्रुव देवी की प्राप्ति करने के लिए रुद्र सिंह तृतीय रामगुप्त पर हमला कर देता है और रामगुप्त अंततः ध्रुव देवी को रुद्र सिंह तृतीय को देने के लिए तैयार हो जाता है संधि के आधार पर। ठीक है, इसी बात को देखते हुए चंद्रगुप्त द्वितीय इसको बुरा लगता है और ये ध्रुव देवी योजना बना करके ध्रुव देवी के देश में जाकर के रुद्र सिंह तृतीय के यहाँ पर शामिल हो जाता है अपने कुशल सैनिकों के साथ और जाकर के पूर्णतः शकों का नाश कर देता है। तो सवाल आता है शकों का नाश किसने किया? आंसर होता है चंद्रगुप्त सेकंड। समझ जाएंगे ना। उसके बाद शकों के विनाश के बाद अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर देता है और हत्या के बाद जो ध्रुव देवी है, ध्रुव देवी से शादी स्वयं अर्थात विवाह कर लेता है। और इस विवाह के पश्चात जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, ये एक उपाधि धारण करता है, टाइटल, जिसे हम कहते हैं विक्रमादित्य। ध्यान रखेंगे, विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण किया? तो ये विवाह संपन्न होने के बाद। ये ना विकल्प में हो तो आपको बताना होगा शकों के विनाश के बाद। समझ जाएंगे। ध्यान रहे, जो शक होते हैं, शकों का प्रतीक चिन्ह सिंह था। सिंह यानी व्याघ्र अर्थात बाघ। समझ जाएंगे ना। तो इस प्रकार से यानी उनका जो ध्वज होता था उस पर सिंह बना होता था और इस प्रकार से दिखाया गया है कि सिंह का वध करते हुए दिखाया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय को। इस प्रकार से चंद्रगुप्त द्वितीय को जो टाइटल है
उसे सिंहहंता या व्याघ्रहंता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और शक आरी, शक अरि माने होता है दुश्मन। आप जानते हैं शक प्लस अरि आ प्लस आ मिलकर बन जाएगा शकार, यानी यहाँ की से निकल जाएगी। और जानते हैं शकारी अर्थात शकों का दुश्मन। ठीक है। इस प्रकार से जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इसे शकार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और देवराज देवगुप्त ये इसकी क्रमशः उपाधियां हैं। आप जानते हैं गुप्ता एम्पायर के जो लोग थे, शासक थे, ये भागवत धर्म या कह सकते हैं विष्णु जी के उपासक थे। इस प्रकार से ये सभी लोग क्या करते थे, परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमांक के नाम से भी जाना जाता है। और इसी पर एक रचना भी है विक्रमांक देवचरितम। ये किसकी रचना है ये आप बताएंगे। ठीक है। उम्मीद करते हैं इतनी जानकारी आपको समझ में आई होगी। ठीक है। अब आइए हम थोड़ी सी और बात करते हैं। जो चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त की पहली पत्नी कौन है, उनका नाम है कुबेरनागा। ठीक है। इनकी अभी मैं आपसे बात करता हूँ। इनका दूसरा विवाह किससे हुआ, ध्रुव देवी से। आप थोड़ी सी कहानी देख लीजिए। जो ध्रुव देवी हैं, ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय इन दोनों के मध्य प्रेम विवाह होता है। और इस प्रेम विवाह के चलते एक प्रेम ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है ध्रुव देवी से देवी ले लिया गया और चंद्रगुप्त से चंद्रगुप्तम ले लिया गया। और इस प्रकार से बन गया देवी चंद्रगुप्तम। क्या बना, देवी चंद्रगुप्तम। एक प्रेम ग्रंथ है देवी चंद्रगुप्तम जिसके रचनाकार विशाख दत्त जी हैं। कौन, विशाख दत्त। तो ध्यान रखेंगे देवी चंद्रगुप्तम के रचनाकार कौन है, विशाख दत्त। देवी चंद्रगुप्तम में चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और ध्रुव देवी की कहानी वर्णित है। ठीक है। अर्थात इनका प्रेम प्रसंग है। ध्यान देंगे एक चौथी शताब्दी में विशाख दत्त के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। ये आप जानते हैं ये मॉडर्न एम्पायर से इंस्पायर है। ठीक है। आप समझ जाएंगे। इस पर जो देवी चंद्रगुप्तम है विशाख दत्त की रचना और विशाख दत्त की रचना जो है मुद्रा राक्षस है, इन दोनों से प्रेरित होकर के आधुनिक हिंदी के जो कवि हैं उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। इन्होंने एक रचना ही लिखी है जिसका नाम है ध्रुव स्वामिनी। क्या लिखा है, ध्रुव स्वामिनी। तो ध्रुव स्वामिनी जो है किससे प्रेरित है, तो विशाख दत्त की रचना देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस से प्रेरित है। इस बात पर आप विशेष ध्यान देंगे। ठीक है। तो एक बात फिर से, ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रेम कहानी का वर्णन कहाँ मिलता है, तो देवी चंद्रगुप्तम नामक प्रेम ग्रंथ में। यह विशाख दत्त द्वारा रचित है। विशाख दत्त ने एक और रचना की है मुद्रा राक्षस, और मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम से प्रेरित होकर के जयशंकर प्रसाद जी ने एक रचना की है जिसका नाम है ध्रुव स्वामिनी। क्या नाम है, ध्रुव स्वामिनी। इस बातों को विशेष ध्यान रखे रहेंगे। ठीक है। अब आइए चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पहली पत्नी है कुबेरनागा। अब यहाँ से क्या क्या हुआ हम बात करते हैं। तो देखिए कुबेरनागा से दो संतानें हुई। कितनी, दो संतानें। एक पुत्र था उसका नाम है कुमारगुप्त। क्या नाम है, कुमारगुप्त। यानी जो कुबेरनागा है इनका एक पुत्र था कुमारगुप्त और इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम है प्रभावती गुप्ता। क्या नाम है, प्रभावती गुप्ता। इस बात को विशेष ध्यान देंगे। ठीक है। ध्यान रहे जो प्रभावती गुप्ता की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इनकी बात विशेष क्या है। देखिए कुबेरनागा की जो दूसरी पुत्री है, कुबेरनागा की जो पुत्री है इनका नाम है प्रभावती गुप्ता। अब प्रभावती गुप्ता है, जाहिर सी बात है किसी से वैवाहिक संबंध स्थापित जरूर होगी। तो इनका वैवाहिक संबंध स्थापित किससे हुआ, तो पड़ोस के एक राजवंश था जिसका नाम है वाकाटक राजवंश। कौन सा, वाकाटक राजवंश। तो वाकाटक राजवंश के राजा थे, उनका नाम था रुद्रसेन सेकंड। ध्यान रहे यहाँ पर रुद्रसेन सेकंड है और जो शकों का है इसका नाम रुद्रसेन तृतीय है। ठीक है। तो देखिए चंद्रगुप्त
सेकंड की जो पुत्री हैं उनका नाम प्रभावती गुप्ता है। इनका विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन सेकंड से होता है। रुद्रसेन सेकंड शैव मतानुयायी होते हैं और प्रभावती गुप्ता वैष्णव मतानुयायी होते हैं। लेकिन जब 380 ईस्वी में दोनों का विवाह होता है तो रुद्रसेन सेकंड ये भी वैष्णव धर्मानुयायी बन जाते हैं। लेकिन जल्द ही 390 ईस्वी में रुद्रसेन सेकंड की मृत्यु हो जाती है। क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसके बाद फिर प्रभावती गुप्ता ने शासन अपने हाथ में संभाला और इनके दो पुत्र थे, दिवाकर सेन, दूसरा दामोदर सेन। दिवाकर सेन और दामोदर सेन इन दोनों के साथ मिलकर के शासन किया। ये दो के दोनों अल्पवयस्क थे। इस प्रकार से प्रभावती गुप्ता ने 13 वर्षों तक शासन किया। लेकिन दिवाकर सेन की जल्द ही मृत्यु हो गई। इस प्रकार से जो दूसरा पुत्र था दामोदर सेन जो था ये 410 ईस्वी में प्रवर सेन सेकंड के नाम से शासक बनता है और ये वाकाटक वंश का एक पावरफुल शासक होता है। इसकी बात हम बाद में करेंगे। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। एग्जाम में बड़ा खूबसूरत सवाल बना है कि बताइए कौन सी ऐसी प्राचीन भारत की जो है महिला थी जिसने शासन सत्ता को संचालित किया। उनका आंसर था, अभी हाल ही की शायद यूपीएससी परीक्षा में कहाँ पर आया हुआ है ये सवाल आया था, तो इस ध्यान रखेंगे। नाम है प्रभावती गुप्ता। क्या नाम है? प्रभावती गुप्ता। आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। और देखते हैं चंद्रगुप्त सेकंड की विशेष बातें। चंद्रगुप्त सेकंड जो है इन्होंने गुप्त साम्राज्य में सबसे ज्यादा चांदी के सिक्के जारी किए। क्या? गुप्त साम्राज्य में सर्वाधिक चांदी के सिक्के कौन जारी किया? तो आंसर होगा उसका चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें से जो सिक्के जारी किए थे, एक व्याघ्र शैली के सिक्के जारी किए। व्याघ्र शैली कैसे? तो सोचिए, आज की सरकारें क्या करती हैं, कोई भी काम करती हैं, कहीं पर भी तीर मारती हैं तो लंबा चौड़ा जो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए होर्डिंग लगवा देती हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी इन्होंने शकों का अंत किया, ठीक है, शकों का अंत किया और शकों के अंत के बाद उसी के सम्मान में क्या किया इन्होंने व्याघ्र शैली अर्थात जो सिक्के थे, सिक्कों पर व्याघ्र यानी बाघ को का वध करते हुए वहां पर दिखाया गया है। उन सिक्कों को व्याघ्र शैली के सिक्के कहते हैं। तो व्याघ्र शैली के सिक्के किसने जारी किए? आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है, समझ जाएंगे। जिसका वजन 33 ग्रेन का था। कितना? 33 ग्रेन का था। आज जैसे वजन होता वैसे ये ग्रेन, ठीक है, 33 ग्रेन का था। और दूसरी बात है, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में ही प्रथम चीनी यात्री फाहियान भारत आता है। ध्यान रखेंगे, सवाल आता है कि प्रथम चीनी यात्री कौन था? तो प्रथम चीनी यात्री फाहियान था जो भारत में प्रविष्ट हुआ अर्थात भारत आया। तो फाहियान किसके दरबार में आया? ये चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में भारत आता है। ध्यान रखेंगे, जो फाहियान है, फाहियान चीन का से आने वाला एक ट्रेवलर था। ये जब भारत आता है इसका मुख्य उद्देश्य होता है जो हमारे आज तक के यहाँ पर बौद्ध धर्म स्टेब्लिश हुआ था। तो जो बौद्ध धर्म स्टेब्लिश हुआ उनमें आप जानते हैं त्रिपिटक ग्रंथ है, जिसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक होता है, जिनमें से इसका मुख्य उद्देश्य फाहियान का मुख्य उद्देश्य था विनय पिटक की खोज करना। किसकी खोज करना? विनय पिटक की खोज करना। इसके उद्देश्य से ये भारत आया था और आया तो ये भारत में ये जब भारत आया तो भारत में आने के लिए इसने जो बौद्ध है, बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा इसने ग्रहण की और इस प्रकार से इसने एक अपनी शार्ट नोट्स बनाया। उस पुस्तक का नाम रखा है कोक्यूकी। ध्यान रखेंगे, कोक्यूकी किसका ग्रंथ है? ये बीआईएमपी सवाल है, पेपर में आता है। एक सीयूकी है, एक कोक्यूकी है। तो ध्यान रखेंगे, फाहियान एक बार फिर से
देश में आने वाला प्रथम चीनी यात्री फाहियान था, जो गुप्त साम्राज्य के परम प्रतापी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था, जिसका मुख्य उद्देश्य विनय पिटक की खोज करना था। और इसने एक अपनी पुस्तक लिखा जिसका नाम है OQT, जो इसका यात्रा वृत्तांत का वर्णन है। और इस प्रकार से जब ये लौट करके भारत जाता है तो वहां पर अपनी समस्त जानकारी वहां पर चीन में करता है। कहाँ? चीन में। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं। यहीं पर एक दूसरा महत्वपूर्ण चीनी यात्री आया था जिसका नाम है हुएन सांग। क्या नाम है? हुएन सांग। इसे हुएन च्वांग भी कहते हैं। ठीक है, तो नाम एक ही है, ध्यान रखेंगे। हुएन सांग ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आता है। हर्षवर्धन का शासनकाल उत्तर गुप्त काल में 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक रहता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रहे, हुएन सांग भारत कब आया? हुएन सांग ये चीनी यात्री था, ये हर्षवर्धन के दरबार में भारत आता है और ये अपनी पुस्तक लिखता है CUE। ठीक है, इसने भारत को अपनी पुस्तक में यिन-टू कहा है। क्या कहा है? यिन-टू। ठीक है, भारत का इसने नाम यिन-टू रखा है। तो इसकी पुस्तक का नाम CUE है। क्या नाम है? CUE है। और जब ये भारत आया तो इसने 17 साल तक भारत में स्टडी किया। क्या किया? 17 साल तक भारत में स्टडी किया। कहीं 16 लिखता है, कहीं 17 मिला लिखता है। तो ये 17 साल तक इसने भारत में स्टडी किया और स्टडी करने के दौरान इसके पास जो नोट्स बन गए वो सारे नोट्स ले जाकर के पूरे चाइना में इस प्रकार से ज्ञान को, भारत के ज्ञान को विस्तारित किया कि आज पूरा का पूरा चाइना बौद्धिस्ट राष्ट्र कहलाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आज जो चीन है बौद्धिस्ट राष्ट्र कहलाता है। और आप जानते हैं चीन एक ऐसा देश है जो भारत से 1 साल के बाद आजाद हुआ है। तो चीन ही जो देश है जो हमारे यहाँ पर महापुरुष पैदा हुए, जिनमें से नाम है बुद्ध। और आधुनिक भारत में महात्मा गांधी का नाम आपने सुना होगा। महात्मा गांधी और बुद्ध की बातों को भारत ने तो ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन बगल में चाइना है, गांधी और बुद्ध इन दोनों लोगों की बातों को एक्सेप्ट करके आज चाइना कहाँ खड़ा है आप खुद समझ सकते हैं, और भारत कहाँ खड़ा है आप ये खुद समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये चाहे आप दुर्भाग्य मानिए चाहे जो भी मानिए, आप समझ सकते हैं। ये जब जाता है चीन तो पूरी तरह से जो चीन है, चीन को ये बौद्धिस्ट ज्ञान से क्या करता है, सभी को अभिभूत कर देता है। और इस प्रकार से जो हुएन सांग है, हुएन सांग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। आपसे कभी पूछा जाए द ट्रेवलर ऑफ प्रिंस किसे कहते हैं, आंसर होगा हुएन सांग। ठीक है, और इसे ही चीन में चीन का बुद्धा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो चीन का बुद्धा किसे कहते हैं? तो ध्यान रहे इसका नाम है हुएन सांग। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आइए हम इसकी आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय आप जानते हैं कि इनके यहाँ पर नवरत्न निवास करते थे। ठीक है, जैसे आप इतिहास में जानते हैं कि नवरत्न 3 लोगों के यहाँ थे, लेकिन 2 लोग महत्वपूर्ण रूप से पूछे जाते हैं। एक आता है अकबर के यहाँ और दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के यहाँ। ठीक है, इनके यहाँ पर जो सर्वोच्च राजा के बाद जो सर्वोच्च 9 पद थे उन्हीं को नवरत्न के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप जानते हैं विजयनगर साम्राज्य में राजा कृष्णदेवराय हुआ करते थे, जिनके यहाँ पर 8 सबसे मोस्ट जो व्यक्ति हुआ करते थे उन्हें अष्ट जो है कवि कहा जाता है। क्या कहते हैं? इंग्लिश में जैसे हिंदी में है अष्टछाप कवि भी है। ठीक, उसी तरह से एक नाम है अष्टप्रधान। ठीक है, क्या नाम है? अष्टप्रधान। और एक है अष्टदिग्गज। क्या नाम है? अष्टदिग्गज। ठीक है, तो अष्टप्रधान जो हो किनके यहाँ होते थे? शिवाजी के यहाँ पर जो महत्वपूर्ण यानी मोस्ट 8 प्रमुख होते थे उन्हें कहते थे अष्टप्रधान। क्या कहते थे? अष्टप्रधान। ठीक है, और अष्टदिग्गज किसके यहाँ थे? कृष्णदेव राज के यहाँ, कृष्णदेव राय के यहाँ, विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। आप जानते हैं। तो वैसे ही
राजा विक्रमादित्य के यहाँ पर जो रहते थे अष्ट प्रधान नहीं नवरत्न, उनमें से हम उनकी बात करते हैं। आज के समय में कह सकते हैं जैसे जो राजा होता है प्रधानमंत्री, उसके मोस्ट जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। ठीक, वैसे ही आज यहाँ पर भी है। ठीक है, तो देखिए एक नाम है अमर सिंह। क्या नाम है? सीधे सवाल आता है कि इनके दरबार में कौन रहते थे, कौन जो है नवरत्न में शामिल थे, कौन नहीं थे। ठीक है, तो अष्ट यानी नौ रत्न जो है इनमें एक नाम है अमर सिंह, नाम याद रखे रहेंगे, बाकी सब ठीक है। दूसरा है धन्वंतरी। धन्वंतरी से दो सवाल, धन्वंतरी कौन थे? ये चिकित्सक थे, और जो धन्वंतरी हैं इन्हें आयुर्वेद का जनक कहते हैं। ठीक है, क्या आयुर्वेद का जनक कहते हैं। अगला छपड़क। क्या नाम है? छपड़क, छपड़क। ठीक है, अगला है शंकु। सवाल आता है शंकु कौन थे? तो शंकु ये वास्तुकार थे। क्या थे? वास्तुकार के पद को सुशोभित करते थे राजा विक्रमादित्य के दरबार में। ठीक है, अगला है घट खरपर। क्या नाम है? घट खरपर। और अगला है वराह मिहिर। वराह मिहिर ये ज्योतिषाचार्य, गणितज्ञ और खगोलविद थे। ठीक है, अगला है वर रुचि। वर रुचि, वर रुचि ये व्याकरण यानी व्याकरणिक थे और संस्कृत के विद्वान थे, यानी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। ठीक है, विद्वान थे, समझ जाएंगे। अगला है बैताल भट्ट। इनका जैसा नाम है वैसा इनका काम भी है। बैताल भट्ट जादूगर थे पेशे से। क्या थे? जादूगर थे। अगला है और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो नवरत्नों में शामिल है उनका नाम है महाकवि कालिदास। क्या नाम है? महाकवि कालिदास। कहीं से सवाल बने या ना बने, लेकिन महाकवि कालिदास से सवाल बनता ही है। पहला सवाल, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के राज दरबार में सबसे पावरफुल यानी सबसे प्रमुख नवरत्नों में कौन था? आंसर होगा महाकवि कालिदास। ये कौन थे? संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। और जो महाकवि कालिदास हैं इन्हें आप जानते हैं भारत का शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। क्या? भारत का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। किसको? महाकवि कालिदास को। इस बात को आप समझ जाएंगे। तो एक नजरों में देख लेते हैं नवरत्न कौन कौन है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न अमर सिंह, धन्वंतरी, छपड़क, शंकु, घट खरपर, वराह मिहिर, वररुचि, बैताल भट्ट और महाकवि कालिदास। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं महाकवि कालिदास की। महाकवि कालिदास से अक्सर सवाल आता है इनके महत्वपूर्ण यानी इनके प्रसिद्ध नाटक कौन कौन थे। तो पहली बात तो महाकवि कालिदास के 3 प्रसिद्ध नाटक थे, जिनमें से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नाटक 2 थे जो अक्सर सवाल पेपर में आता है। ठीक है, ऑप्शन देगा कि महाकवि कालिदास के सबसे प्रमुख नाटक कौन थे। ऑप्शन है अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरा है मालविकाग्निमित्रम, तीसरा है विक्रमोर्वशीयम। ठीक, उच्चारित कर लीजिएगा। तो इनमें ध्यान रहे इनके सबसे प्रसिद्ध में विक्रमोर्वशीयम शामिल नहीं है। ध्यान रहे महाकवि कालिदास के सबसे प्रसिद्ध नाटकों में यानी जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं, लोकप्रिय हुए, उसमें विक्रमोर्वशीयम शामिल नहीं है। ये कौन कौन है? एक है अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरा है मालविकाग्निमित्रम। ध्यान रहे कि नाटक में प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है महाकवि कालिदास के द्वारा। महाकवि कालिदास की कहानी भी अत्यंत ही रोचक है, जिसको हम फिर कभी सिखाएंगे। ठीक है, और आप जरूर ध्यान देंगे। बात करते हैं इनके जो नाटक हैं। तो पहला जान लीजिए विक्रमोर्वशीयम। विक्रम प्लस उर्वशी इज इक्वल टू विक्रमोर्वशीयम। समझ जाएंगे ना? तो विक्रम प्लस उर्वशी यानी आ और उ मिलके हो जाएगा ओ, यानी गुण संधि बन जाएगी। यानी जो विक्रमोर्वशीयम है ये 5 भागों में डिवाइडेड है, और इसमें राजा विक्रम और उर्वशी, उर्वशी आप जानते हैं ये दोनों की जो प्रेम प्रसंग है इसका अत्यंत ही अच्छा वर्णन किया गया है। यानी दोनों के प्रेम प्रसंग को बहुत ही अच्छे
कैरेक्टर रूप में दिखाया गया है तो आप जानते हैं उसी का नाम बन जाता है विक्रम उर्वशी। ठीक, एक सवाल है, उर्वशी किसकी रचना है हिंदी में, आप जरूर बताएंगे। ठीक, आगे देखिए, दो महत्वपूर्ण जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुए नाटक, एक नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला और राजा दुष्यंत इन दोनों के बीच का जो प्रेम है कैसे हुआ और आगे चल करके इसमें क्या क्या समस्या, क्या क्या जटिलताएं देखी गई, ये सभी बातें यहीं पर सम्मिलित हैं। ठीक है, इसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला है, ये ऐसा ही माना जाता है कि राजा दुष्यंत का पुत्र जो था उसका नाम था भरत, जिसके नाम पर भारतवर्ष का नाम पड़ता है भारत। ठीक है, भारत का नाम भारतवर्ष सर्वप्रथम किसके शिलालेख में मिलता है, आप जरूर बताएंगे। ठीक है, अगला है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम की बात करें तो इसमें दो महत्वपूर्ण इसके पात्र हैं। एक है मालवा देश की राजकुमारी, उनका नाम है मालविका, और एक है विदिशा, विदिशा मध्य प्रदेश। ठीक है, ये भी मालवा में मध्य प्रदेश। विदिशा के राजा, उनका नाम है अग्निमित्र। क्या नाम है, अग्निमित्र, जो शुंग वंश के अंतिम राजा के रूप में होते हैं। आप समझ सकते हैं कि जब आप किसी के प्रेम में पड़ जाते हैं, चाहे जितने बड़े साम्राज्य के निर्माता हो, आपकी सत्ताएं ढह जाया करती हैं। वैसे यहाँ पर शुंग वंश के नींव जो है उस समय शुंग ने रखा था, लेकिन तीसरे नंबर के राजा होते हैं अग्निमित्र, कि प्रेम में पड़ जाने के प्रकार पूरी तरह से शुंग वंश को नष्ट होता अपने आंखों के सामने इन्होंने देखा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अग्निमित्र कौन है, से वंश से संबंधित है, इनका नाम है शुंग वंश। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। इनका शासनकाल 149 से लेकर 141 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, ईसा पूर्व इसमें से ठीक उल्टा चलती है। ठीक है, इसे विशेष ध्यान देंगे। तो इसमें मालविकाग्निमित्रम में किसकी कहानी है, देखिए मालविकाग्निमित्रम रचना किसकी है, नाटक किसका है, महाकवि कालिदास का। इसमें मालवा देश की राजकुमारी मालविका और विदिशा के राजा शुंग वंश के राजा अग्निमित्र, इन दोनों के बीच जो प्रेम प्रसंग है इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। ठीक है, महाकवि कालिदास के द्वारा। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको समझ आई होगी। महाकवि कालिदास के महाकाव्य दो हैं, कौन कौन से, एक है रघुवंशम, एक है कुमारसंभवम। रघुवंशम में भगवान श्री राजा राम जो हैं इनके फैमिली का वर्णन पूरी तरह से किया गया है, और जो कुमार संभवम है, कुमार संभव में भगवान शंभु अर्थात शंकर जी की फैमिली का वर्णन बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। ये तो इनके महाकाव्य ही। ठीक है, इनके दो खंड काव्य ही। देखो महाकवि कालिदास, आप जानते हैं कि इनकी पत्नी का नाम विद्योत्मा होता है। ठीक है, इनका विवाह गलती से हो जाता है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, आपने बचपन में कहानियां ही पढ़ा होगा कि जिस डाल पर बैठे होते हैं उसी डाल को ये काटा करते हैं और फिर अचानक क्या घटनाएं घटती हैं आप सभी जानते होंगे, उसकी फिर से कभी बात करेंगे। तो जब शादी हो जाती है, शादी होने के बाद विद्युत्मा के द्वारा इनको खरी खोटी सुनाई जाती है, फिर उसके बाद चले जाते हैं और फिर यही कहते हैं ठीक है अब हम ज्ञान लेकर के ही वापस आएंगे। और ये जब जाते हैं इतनी तपस्या करते हैं, इतना पढ़ाई करते हैं, इतना तपस्या मतलब बैठ करके ध्यान नहीं लगाते, पढ़ाई करते हैं। ठीक है, इतना पढ़ाई करते, इतना पढ़ाई करते, इतने बड़े प्रकांड ज्ञानी हो जाते हैं कि इनका मोह माया से पूरी तरह से काम खत्म हो जाता है और ये आकर के संस्कृत के प्रकांड विद्वान बन करके बैठते हैं। कहे हम खुद का प्रेम तो चलो नहीं लिख पाए, लेकिन हम सबके प्रेम की कहानी जरूर लिखेंगे। ठीक है, लेकिन एक बार ये अपनी प्रेम की जो कहानी है इसको कभी पूछा जाए कि जो इनके खंड काव्य हैं क्या नाम है, मेघदूत और जो है ऋतु संहारम, ये कैसे हैं, तो इसमें एक मानवीय विरह का चित्रण बहुत ही अच्छे ढंग से क्लाइमेटोलॉजी के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। समझ जाएंगे, जो क्लाइमेटोलॉजी है उसमें यानी जो ऋतुएं हैं इनको इन्होंने अपनी प्रेमिका बताया है और स्वयं को एक यक्ष का रूप दिया है। यानी और जो स्थान है वह स्थान
जहां पर की कहानी है उस स्थान का नाम इन्होंने चित्रांकित किया है, उसका नाम है अलकापुरी। क्या नाम है? अलकापुरी। ठीक है, इन्होंने अपनी पूरी तरह से जो विरह की कहानी है उसको इसमें इन्होंने चित्रांकित किया है। बस पात्र अलग अलग ले लिए हैं, बाकी कहानी एक ही है। समझ जाओगे? तो जो खंड काव्य है याद रखेंगे, मेघदूत दूसरा है ऋतुसंहारम। क्या नाम है? मेघदूत और ऋतुसंहारम। समझ जाएंगे? इनमें मेघदूत, इसमें कहानी बताई गई है कि एक यक्ष होता है, और यक्ष क्या होता है आप जान लीजिए, मुझे नहीं पता। ठीक है, यक्ष होता है और यक्ष की एक प्रेमिका होती है। इन दोनों के बीच में दबेस्ट वाला प्रेम होता है, लेकिन यक्ष को भगा दिया जाता है उस क्षेत्र से, अर्थात अलकापुरी से। और जब अलकापुरी से भगा दिया जाता है तो वो जा करके निर्वासित जीवन जीता है, और पूरी तरह से जंगल में बैठ करके वो सभी प्रकार की जो ऋतुएं होती हैं, 6 प्रकार की ऋतुएं पूरी तरह से उसकी याद में काट देता है, अर्थात साल भर बैठ करके पूरी तरह से इंतजार करता है। और फिर आप जानते हैं कि जो ऋतुएं होती हैं 6 प्रकार की ऋतुएं, उनमें से एक अंतिम ऋतु आती है या फर्स्ट कह सकते हैं, जिसका नाम है बसंत ऋतु। इसमें कहानी कहाँ से है? इसमें कहानी ग्रीष्म काल से शुरू होती है, यानी ग्रीष्म मतलब गर्मी से शुरू होती है, और इंड इसका बसंत में होता है। कहाँ पर होता है? बसंत में। ठीक है, ये हमेशा जो यक्ष है ये बादलों के आने का इंतजार किया करता है, क्योंकि आप जानते हैं जो यक्ष है इसकी विरह की कहानी को इसकी प्रेमिका तक पहुंचाने के लिए कोई माध्यम नहीं होता है, इसका कोई दूत नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है बादलों का इंतजार करता है और अपनी पूरी कहानी को ले जाकर के बादलों के माध्यम से पहुंचाता है। कैसे? इस प्रकार से कि बादल जाकर के जब अलकापुरी में घनघोर बादल आएंगे और जाकर के बरसेंगे, तो वहां पर जाकर के पूरी तरह से जो मेरी ऋतुओं में यानी 1 साल में मैंने जो इंतजार किया है, इसकी पूरी तरह से कहानी को ले जाकर के वहां पर जल को गिराएंगे, और जब जल गिराएंगे तो वो क्या होंगे? वो पूरी तरह से मेरी विरह के वो जल नहीं होंगे, मेरी अर्थात यक्ष के विरह की वो आंसू होंगे। इस प्रकार से उन्होंने समझाया है। मौका मिले तो आप इसे पढ़ करके जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। ठीक है, इन्होंने अपनी कहानी को बताया, बस नाम दिया है यक्ष और यक्षिणी। ठीक है, इस कहानी को फिर कभी देखा जाएगा तो समझ जाएंगे। कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और इनके महाकाव्य रघुवंशम कुमार संभवम, इनके खंड काव्य मेघदूत और ऋतुसंहारम, ये दो के दोनों इन्होंने प्रेमी और प्रेमिका के माध्यम से बहुत ही गहरा और अनोखे तरह से भूगोल को समझाया है, जिसे मिथोलॉजी कहते हैं। आप समझ जाएंगे, उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। इसमें एक पात्र और है हरिसेन समुद्रगुप्त के, यहाँ रहते हैं, जो नवरत्नों में शामिल नहीं है, ये लेखक और कवि होते हैं। हरिसेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। आप समझ जाएंगे, जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति जो है इसको उखड़वा करके 310 ईस्वी में समुद्रगुप्त कौशाम्बी से ला करके प्रयाग लेकर के आए थे। ठीक है, और इसमें अशोक की जानकारी मिलती है, समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है, और आगे चल करके अकबर के यहाँ पर एक नवरत्न शामिल थे, उनका नाम था बीरबल और अकबर के बीच जो कहानियां हैं वो भी यहीं पर चित्रांकित हैं, और लास्ट में एक नाम है जहांगीर, इनकी भी कहानी चित्रांकित है। ठीक है, ध्यान रहे। हरिसेन ने किसकी रचना की? प्रयाग प्रशस्ति। कितने लोगों को जानकारी? अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर और जहांगीर। ठीक है, और एक नाम है महापनका, ये ज्योतिषाचार्य थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।